आज हम राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हम छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक हम प्रवेश करेंगे। उनके अधिकार कार्य तो बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहले हम यह देखें कि देश के राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में कुछ में संवैधानिक प्रोविजंस को भी हमें समझना होता है। इस क्रम में हमने इस पर एक फार्मूला डेवलप किया है। यदि आप इस मंत्र को याद रखते हैं तो 10 अनुच्छेद कंप्लीट आपके पास में हमेशा बना रहेगा, बशर्ते ये मंत्र आप ऐसे याद रखें। लेकिन ध्यान रखिए, ये राष्ट्रपति के संदर्भ में है और ये 52 से 61 तक की 61 तक की आर्टिकल्स, जिसमें 10 आर्टिकल्स होते हैं और 10 को संस्कृत में दशम कहते हैं और ये राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रेसिडेंट से। यहाँ एक मंत्र है, पकानी कोका दुयो दशमा। देखिए, थोड़ा सा आप इसमें हरवाइए नहीं कि हम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसके फाइट करिए। मंत्र का नाम है पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। अब 4-5 बार रट ले तो 10 आर्टिकल्स आपकी कवर में आ जाएगी। अब मैं इस पकानी कोका दुयो दशम, आप इसे कॉपी पर लिखने के बाद अब आप इसको सजाइए। अब मैं से प्रत्येक लेटर्स को इस प्रकार से अब मैं काट दिया और अलग अलग खाना बना लिया, ताकि इसे समझ में आसानी से हमें सुविधा हो जाएगी। अब आप इस चीज को ऐसे देखिए, बांट दे। और मैं सीरियल आर्टिकल्स ये 52 से 61 तक को इसमें अब हमें भर देना। अब है प, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। यहां आ जाएगा पद की व्यवस्था। भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं, यानी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था आर्टिकल 52 में किया गया। यहां राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। का से कार्यपालिका, अब जानते होंगे कि भारत में संघीय कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। का से कार्यपालिका प्रधान। नी से निर्वाचन, इनका निर्वाचन एक इलेक्ट्रो कॉलेज या निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और यह आपकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो नी से निर्वाचन। कोशे कोटा, यानी निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति को कुल वैध मत का आधी से 1 वोट यानी 50% प्लस 1 वोट को प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ये निर्वाचित होने के राष्ट्रपति। कोशे कोटा। का से कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है ये कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है और जिस दिन से शपथ लेते हैं उस दिन से इनकी कार्यकाल 5 वर्ष होती है। दूसरी दोबारा, एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे, यह हमारे संविधान यहाँ मौन है। एक व्यक्ति भारत में कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे, तो कितनी ही बार, तो दो से दोबारा, वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक बार निर्वाचित हो गए फिर दोबारा फाइट कर लिए, फिर निर्वाचित हो गए फिर दोबारा फाइट करिए। तो एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे, यह हमारे संविधान मौन है। अमेरिका स्पष्ट है, अमेरिका में 2 बार आप निर्वाचित हो सकते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार बने, उसके बाद वहां पर संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति भारत में 2 बार ही बन सकते हैं। तो यो से योग्यता, अब यहाँ पर इनकी योग्यता का जिक्र है और योग्यता को सबको हम फिर विस्तार से लेकर चलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि आप ये 10 आर्टिकल्स को कैसे कवर कर सकते हैं। यो से योग्यता, तो इनका योग्यता का चर्चा, जिससे भारत का नागरिक उम्र 35 वर्ष, पागल था दीवाना नहीं, लाभ के पद पर नहीं, लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। दशा एवं उन्मुक्तियां, इनकी कार्यकाल में वेतन और भत्ता प्रदान किए जाते हैं, लेकिन कोई अलाभकारी परिवर्तन जो है वह नहीं होगा, यानी जितना वेतन वो स्टार्ट कर रहे हैं उनमें कम नहीं होगा, बशर्ते लाभकारी परिवर्तन होगा। लेकिन एक हालात में अलाभकारी परिवर्तन हो सकता है, जैसे वित्तीय आपात आर्टिकल 360 जब घोषणा हो जाएगी तो वहां स्थिति में वेतन भत्ता किसी को काटा जा सकता है। तो इस संविधान चूंकि देश में बड़ा है तो निश्चित संविधान की आदेश जो होती है उस सब पर लागू होगा।
किसी का वेतन भत्ता उस समय काटा जा सकता है। शौर्य शपथ, ये ओथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष और ये शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद पद धारण करते हैं। पहले हमारे देश के राष्ट्रपति 3 मई को शपथ लेते थे, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी जब निर्वाचित हुए उन्होंने सबसे पहले 25 जुलाई को शपथ लेना लिए थे। तो वहीं से कार्यकाल टेन्योर सबका पूरा हो जाता है और अगले 5 वर्ष में 24 जुलाई के अर्धरात्रि में कार्यकाल पूरा होती है और उसके बाद वो अपना 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए संजीव रेड्डी जी से लेके वर्तमान रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं, यहाँ तक वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते रहे। और मौखिक महाभियोग इम्पीचमेंट, ये महाभियोग शब्द की चर्चा यहाँ जाती है कि यदि संविधान में ये मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें महाभियोग ला करके उन्हें पद मुक्त किया जाएगा। हालांकि भारत में अभी तक एक ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया नहीं गया है। तो अब मैं इस बार फिर से एक बार आपको रिवीजन करा लूँ। प से पद की व्यवस्था आर्टिकल 52, का से कार्यकाल संघीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 53, नी से निर्वाचन यानी उनकी इलेक्शन जो होती है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, तो नी से निर्वाचन 54 और को से कोटा यानी कुल वैध मत का आदि से 1 वोट को प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, को से कोटा। और का से कार्यकाल 56, कार्यकाल इनकी 5 वर्ष की होती है, जिस दिन से शपथ लेते हैं उस दिन से इनकी 5 वर्ष की गणना होती है। दूसरे दोबारा ये निर्वाचित हो सकते हैं और 58 से योग्यता का जिक्र की गई है, 59 से रसावमुक्तियां का जिक्र की गई है और 100 से शपथ ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मौखिक महाभियोग, ये मंत्र का नाम हो गया पाकानी को का दुयोदशन। अब आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपका आसानी से कवर हो जाएगी। अब मैं इसको बारीकी से लेकर चलता हूँ कि अब सबसे पहले आप देखिएगा कि अब मैं यदि इस मंत्र को मैं एक जगह आपको लिख देता कि अब हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा ताकि आपकी नजर में ये चीज लगा रहे, इस मंत्र के आधार पर मैं 10 आर्टिकल्स को ये पूरा किया है। अब आप इस चीज को देखिए कि इसकी एक एक चीजों को देखिए। पहला बात यह है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपके हाथ में 10 उंगली है, तो आप ऐसे सीरीज में कर लीजिए। मंत्र का नाम याद रहना चाहिए, मैंने यहाँ भी लिख दिया है पकानी को क्या दूरदर्शन, तो प का नी को का दू यो, इस पर ये 3 उंगली बंद हो जाए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। देखिए यो से योग्यता अर्थात भारतीय राष्ट्रपति की योग्यता का जिक्र इंडियन क्वेश्चन के आर्टिकल 58 के तहत होता है। इसी प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं चलता हूं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, पहले निर्वाचन से पहले योग्यता को ले लीजिए, योग्यता ही ले लिया जाए। योग्यता ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 से संबंधित है। अब इनकी योग्यता में है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, किसी भी लाभ की पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल तथा दिवालिया न हो, तथा दिवालिया न हो, 2 या 2 से अधिक वर्ष के कैद की सजा भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा प्राप्त न किया हो, न्यायालय द्वारा प्राप्त न किया, यह बात ध्यान रखना है। और एक योग्यता जो वही पूछे, ये सब एग्जाम में अब अक्सर नहीं आते, अब वो समय खत्म हो गई है जिसमें आप इस प्रकार के क्वेश्चन सब आए। अब लेकिन एक योग्यता जो है पूछा जाएगा कि लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं, लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता। अब यदि योग्यता में क्वेश्चन उठता है और पूछता है तो यही पूछा जाता है कि लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता इन्हें होना चाहिए, ये योग्यता है। अब है इस योग्यता के बाद
अब इनकी जो राष्ट्रपति की चुनाव की यदि कोई दावेदारी करेंगे तो इनके इलेक्ट्रो कॉलेज के 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। ये 100 व्यक्ति का सूची इन्हें लेना। प्रस्तावक और अनुमोदक हों। यह प्रस्ताव 50 आदमी डालेगा कि अमुक पर्सन डायनामिक पर्सन है, ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को होल्ड कर सकते हैं, और 50 सदस्य अनुमोदन करेगा, उसकी स्वीकृति देगी कि 50 सदस्य का कहना बिल्कुल ही सही है, इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। अलग अलग लिस्ट के साथ ये पेश करते हैं और पेश करने के बाद आप इलेक्शन कमीशन के पास ये जमा करेंगे। 25,000 रुपये अब आपको नामांकन चार्ज ये बढ़ गया है। 25,000 रुपये नामांकन राशि जमा करना होगा और ये नामांकन राशि आपको आरबीआई में जमा करना होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो नामांकन राशि है, जमानत राशि, यह आपको आरबीआई में जमा करना होता है। यदि आप 1/6 वोट टोटल वैलिड वोट का प्राप्त कर लेते हैं तो ये राशि आपको सरकार लौटा देती है हारने के बाद भी। यदि आप 1/6 वोट प्राप्त नहीं करते हैं, यह राशि आपको जब्त कर ली जाएगी, जमानत जब्त हो जाना। तो जमानत जब्त तब होता है जब कुल वैध मत का 1/6 वोट आप प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपको जमानत जब्त कर ली जाती है। अब इस योग्यता के बाद अब आगे बढ़िए। हमारे हिसाब से इस बात को आप समझ गए होंगे। सदन की योग्यता में लोकसभा और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए। इनकी जमानत राशि आरबीआई में जमा होती है और आरबीआई में जमा होने के बाद ये चुनाव फाइट करेंगे। ये प्रस्तावक और अनुमोदक की सूची जो है, जिस दिन ये नॉमिनेशन देते हैं, हो सकता है कि नॉमिनेशन के दिन यदि आप 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की सूची आपने नहीं सौंप पाए, तो आप नामांकन वापस लेने की तिथि तक आपकी जमा करना होगा। जमा करने के बाद ही आप राष्ट्रपति की चुनाव को फाइट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं फाइट कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। इनका निर्वाचन, निश्चित निर्वाचन। अब है इनका जो निर्वाचन होता है, यह निर्वाचन में 2-3 बात आप यहां समझिए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। हालांकि संविधान सभा ने मैं एक आपत्ति उठा था उस समय, लेकिन यहां पर इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन यह प्रणाली जो होती है, यह दरअसल 2 प्रत्याशी के बीच में ही उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन एक रूप में इसको कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका तीसरा नाम भी है, जिसको कहते हैं हेयर पद्धति। यानी यह जो निर्वाचन पद्धति का इन्वेंशन किया गया है, वह हेयर पद्धति। जैसे आप नीट की परीक्षा देते हैं, तो नीट सब में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का ऐसा विकल्प नहीं रहता है, आपको वहां पर हेयर सिस्टम कहा जाता है, हेयर पद्धति। हेयर नाम का जर्मनी विद्वान थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, इन्वेंशन किया, तो हेयर पद्धति कहा जाता है। यह भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन की ये इस नामांकन इस प्रकार नाम होता है। अब है ये जो नाम निर्वाचन होता है, वो किसके द्वारा होता है, कौन होते करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति कि मैं आपको ये बता दें कि आपको मैंने प्रियम्बल के बारे में बताया था कि प्रियम्बल में जो एक गणतंत्र शब्द की चर्चा आई है, गणतंत्र का अर्थ भी होता है चीफ ऑफ द स्टेट और इलेक्टेड, अर्थात भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित, वो अनुवांशिक नहीं हो सकते, मनोनीत नहीं हो सकते हैं। तो अब जो इनका निर्वाचन होता है, यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब यह निर्वाचन इनका एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रो कॉलेज कहते हैं। इस इलेक्ट्रो कॉलेज में दरअसल 2 प्रकार के सदस्य मूलतः भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभा, यानी सीधा सीधा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स,
एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर भी भाग लेते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 केंद्र शासित प्रदेश, जहां दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो भी भाग लेंगे। यहाँ पर यह 17वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था उसके लिए किया गया है। तो भारत में लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में फिलहाल अभी 28 स्टेट है और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भी भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ की विधानसभा है, वहाँ की विधानसभा भी भाग लेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। दोनों की मत का मूल्य भी बराबर ही होता है। तो यहाँ पर 31 स्थानों की विधानसभा सदस्य भाग लेंगे, लेकिन जो भी मेंबर इसमें भाग लेंगे ये इलेक्टेड ही होंगे, और यहाँ भी इलेक्टेड ही होंगे, अर्थात ये नॉमिनेट मेंबर भाग नहीं लेते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं वो भाग लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, वो भाग नहीं लेंगे, इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं। चूंकि इसके पीछे संविधान सभा ने बड़े तर्क रखा कि यदि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो जो उनके नॉमिनेट मेंबर्स होंगे वो कहीं न कहीं पक्षपात करेगा, वो फिक्स हो जाएगा, उन्हीं को वोट देगा। लेकिन भारतीय गणराज्य की जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत की व्यवस्था को प्रभावित करेगा, इसलिए नॉमिनेट मेंबर को इससे बाहर कर दिया गया। अब निर्वाचन मंडल में अब हर स्टेट की आबादी अलग है, विधानसभा सदस्य की संख्या भी अलग अलग है, तो ऑलरेडी इसकी मत का मूल्य भी अलग अलग होगा। आपको पता होगा 1952 में ऐसा लिया गया था कि भारतीय संविधान में उसमें प्रोविजन में कहा कि जो रिसेंटली मेरी सेंसेक्स होंगे उसी सेंसेक्स को आधार बना करके हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो यहाँ पर 52, 51, 61, 71 के बाद यह से थोड़ी परिवर्तन की बात आ गई। उत्तर भारत की आबादी जो है वह कुछ ज़्यादा बढ़ गए, खासकर भारत के जो बीमार राज्य थे वहाँ आबादी ज़्यादा बढ़ गई। दक्षिण भारत जो थे वो थोड़ा सचेत थे, तो आबादी कंट्रोल किया। तो आबादी को तो आधार इसमें बनाया जाता है, तो मत का मूल्य तो अंदर होगा ही। तो उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में यह चीज अनबन का एक आधार बन गया कि हमारे राज्य की वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कम होगा। तो यहाँ पर एक फैसला लिया गया कि 1971 की आबादी पर में ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जो 2001 में जो सेंसेक्स आएगा उसमें बदलाव लाया जाएगा। उसमें देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 2026 बढ़ा दिया। उन्होंने झंझट में पड़ना नहीं चाहा कि उत्तर और दक्षिण भारत की ये समस्याएं बढ़ जाएगी, तो उन्होंने पढ़ा नहीं और उन्होंने 2026 तक के लिए कर दिया गया। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन होता है वो 1971 की जो सेंसेक्स है उसी को आधार बना करके यह निर्वाचन किया जा रहा है। अब आप इस चीज को देखिए, उसमें बहुत सारे राज्य का बहुत मत का मूल्य जो है वो बहुत अलग अलग नहीं है। अब जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप एकल संक्रमणीय मत पद्धति की जो बात किए हैं, अब आप यहाँ देखिए, यदि यहाँ पर कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा होता है और मान लिया ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एक और कैंडिडेट बढ़ा देते हैं, डी हुआ, ये 4 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे। अब प्रत्याशी जो होते हैं, अब आपको यहाँ वोट देना है। लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इसमें कोई ईवीएम व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हुआ है। आपको चॉइस देना है कि आपके नज़रों में कौन है राष्ट्रपति बनने के काबिल, आपको चॉइस देना होता है। तो आप यहाँ जैसे मान लिया कि पहला चॉइस इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, चौथा इसको दे दिया कि यदि यह निर्वाचित नहीं हुए तो हम सी को मानते हैं, यदि सी निर्वाचित नहीं हो तो बी हो, बी नहीं तो डी, आपको चॉइस में देना होता है। तो ये 4 इस प्रकार से होता है, बैलेट पेपर सिस्टम से होता है।
और बैलेट पेपर जो होता है वो गहरा लाल या हल्का लाल रंग में होती है और बक्से में आप डाल देते हैं। इसी को एकल संक्रमणी एक एक मत की बात है। अब है कि विधानसभा जो होती है वो भारत के सभी राज्यों में है, तो मत का मूल्य भी अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे आपको समझाने का काम करते हैं। यहाँ देखिए, अब मान लिया कि स्टेट है, ये स्टेट का लिस्ट ले लिया और एक कैंडिडेट है, और ये कैंडिडेट में ए बी सी डी और टोटल, ये आपको टोटल वैलिड वोट इस तीनों को ला करके लाना पड़ेगा। ये 3 खाना में आपको बांटेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार से भारत का 28 राज्य तक आप जाइए और ये 3 केंद्र शासित प्रदेश भी और इसके भीतर में आ जाएंगे। निर्वाचन, मतदान एक ही दिन होता है। राज्य की मतदान केंद्र राजधानी में होती है, राज्य की राजधानी में होगी, विधानसभा परिसर में, और केंद्र के लिए संसद भवन के परिसर में होता है मतदान केंद्र। एक ही दिन मतदान होता है। नामांकन देने के बाद 30 दिन तक आपको प्रचार करने का मौका दी जाती है, आप प्रचार कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है इलेक्टोरल कॉलेज के भीतर ही। ये फॉर्मूला होता है कि एक विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य आपको निकालना है, 1 वोट ऑफ वैल्यू निकालना है, 1 MLA वैल्यू आपको निकालना है, वोट वैल्यू इक्वल टू होता है स्टेट पॉपुलेशन। यहां देखिए, स्टेट पॉपुलेशन बटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या एंड डिवाइड 1000, 1000। उस राज्य की आबादी में भी आपकी राज्य की विधानसभा सदस्य जो है भी वर्तमान में, उससे आप भागा दे दीजिए और जो भागफल आता है फिर उसको आप 1000 से भागा दे दीजिए। जो भागफल आएगा एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य होगा। ये इसकी एक, जैसे आप मैथमेटिक्स में भी कोई फार्मूला पढ़ते हैं मैथ्स में, ठीक उसी प्रकार से फार्मूला है हेयर पद्धति का कि एक विधानसभा सदस्य की वोट का वैल्यू निकालने के लिए स्टेट पॉपुलेशन बट्टा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स डिवाइड 1000 आप डिवाइड कर दीजिए। जो भागफल इसमें से आता है वह एक, जो भागफल आएगा वो एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य निकल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश 159, तेलंगाना 119, बिहार 173, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है और 403 सदस्य विधानसभा है, तो निश्चित है कि वहाँ मत का मूल्य अदा होगा, 208 है। असम है, असम में 116 है। इसी प्रकार से हर राज्य की मत का मूल्य आज निकाला जाता है और इसी मत का मूल्य में जितने भी राज्य हैं, अब इसको हम हटा रहे हैं, अब जितने भी राज्य हमारे हैं उस राज्य के मत का मूल्य जो है वह यदि आप एक योग को जोड़ते हैं तो इसमें से यहाँ एक देखिए, मैं विधानसभा सदस्य का टोटल वैलिड वोट का जो मूल्य होता है वह 549, देखिए बड़ा समीकरण है, बहुत अच्छा है, 549 474 ये टोटल मत का मूल्य होगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट का वैल्यू, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वैल्यू वोट जो होगी वो कैसे निकाला जाता है, उसकी भी एक फार्मूला होती है कि उसमें इसका जो फार्मूला निकाला जाता है, इसमें विधानसभा सदस्य द्वारा टोटल वैलिड वोट जो होता है, ये वैलिड वोट बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो विधानसभा के टोटल वैलिड वोट जैसे इतना हुआ। अब इसमें से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, तो 543 लोकसभा प्लस 233 राज्यसभा, यानी 776 से आप भागा दे देंगे, अर्थात कुल वैध मत जो विधानसभा सदस्य द्वारा हुआ, इनवैलिड वोट जो होगा वो नहीं होगा, उसमें से 776 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट का वैल्यू होता है। इस प्रकार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट का वैल्यू अभी 708 होता है और वो 708 होता है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की ये बराबर बात आती है। अब
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट का वैल्यू इस प्रकार से फिर अलग अलग हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि इसी पर यही चार्ट मान लिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपने देखा, तो 708 यानी 708 एक एमपी सदस्य का मत का मूल्य है, 776 टोटल एमपी है। तो एक एमपी के लिए आप क्या करते हैं, 708 से फिर 707 एक एमपी के वोट से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 708 इंटू 776। ये टोटल राशि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुल वैध वोट हो जाता है। इसमें 5 मेंबर ऑफ जैसे एमएलए का इतना वोट आया, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट का वैल्यू होता है 5 इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 549 दोनों का संख्या प्रारंभिक में 549408 ये लगभग इतना आएगा। ये आपका टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट का वैल्यू हो गया। अब इस वोट का वैल्यू निकालने के बाद यहां पर कोई फैसला नहीं हुआ, अभी कोई निर्वाचित नहीं हो रहा है। आगे की जो आर्टिकल्स है उसमें फैसला होगा इसमें से कौन जीता। यहां पर 55 आर्टिकल्स के भीतर में यह एक फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें से जैसे आप यहां पर कोटा कहते हैं, तो ये कोटा का निर्धारित कोटा का जो फॉर्मूला होता है, टोटल वैलिड वोट बाय 2+1, अर्थात जितना कुल वैध मत आया, तो विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य इतना है और एमपी सदस्य के मत का मूल्य इतना है, टोटल जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद फिर बाद में उसे एक वोट जोड़ता है। यानी सीधी सवाल है, इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर निर्वाचित होने के लिए 50% +1 वोट का होना यहाँ अनिवार्य होगा, और जो जीतेंगे वो प्रेसिडेंट के चुनाव को उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका निर्वाचन किया जाता है। ये निर्वाचन में भाग लेने वाले ये हमारे राष्ट्रपति गण हुए। कौन कौन, उसकी चर्चा मैं अब आगे करता हूँ। अब हमारे इस बात का आगे देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, इसी निर्वाचित राष्ट्रपति में यह बीपीएससी भी क्रम पूछा है कि क्रम में कौन आ रहे हैं। इस क्रम को याद रखना चाहिए। नंबर 1, पहला हमारा देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार निर्वाचित होते हैं। ये बिहार से संबंधित रहे हैं, 2 बार निर्वाचित। और राजेंद्र प्रसाद जी सबसे अधिक दूसरी बार 1957 में 99.35% आज तक सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड भारत में इनका रहा है। तो ये पहला राष्ट्रपति हुई, 2 बार ये कार्यकाल रहा। तो व्यक्ति के क्रम में कितना रहा, तो आप यहाँ देखिए, ये एक ही व्यक्ति हुए, 52 में भी निर्वाचित हुआ, 57 में भी निर्वाचित हुआ। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली, ये हमारे ख्याल से यहाँ भी आप क्लियर हो लीजिएगा, 52 और 1967, 52 और 57, 1957, ये 2 बार निर्वाचित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी, यह हमारे 57 से 62 उनकी कार्यकाल हुई, तो 62 में ये निर्वाचित होते हैं। और 62 में निर्वाचित होने के बाद पूरा सपोर्ट भी रहा, दक्षिण भारत में भी ठीकरण के साथ था, उत्तर भारत भी सपोर्ट किया ही। तो 98.24% ये दोनों इसलिए बता रहे हैं कि सबसे अधिक मत से विजय होने वाले राष्ट्रपति ये दोनों सीरियल ऊपर के राष्ट्रपति हुए हैं। तो दूसरा स्थान इनका रहा। पहला 57 में निर्वाचित होने वाले इतनी इनकी मत रही, और दूसरा स्थान पर निर्वाचित होने वाले इतने मतों से निर्वाचित हुए। तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा राष्ट्रपति हमारे बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन साहब जो बने हैं 62 के बाद जोड़ दीजिए 5 साल इनकी पूरी कार्यकाल रही है। 1967 में निर्वाचित हुए। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। दुर्भाग्य था ये
जाकिर हुसैन साहब कार्यकाल में ही इनकी निधन हो गई। देश के पहला राष्ट्रपति जिन्हें कार्यकाल में निधन हुआ तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये देश के तीसरे राष्ट्रपति। चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी, और बीबी गिरी यहाँ पर मैं आए तो यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब 1967 में आए थे। 2 वर्ष के बाद इनका निधन हो गया था। तो बीबी गिरी साहब 19। दूसरी बात है, बीबी गिरी के बारे में कुछ विशेष बात भी है जिसको हम आपको समझाने का काम करेंगे। यहाँ देखिए 1969 में ये आए। बीबी गिरी पहला उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी एक लंबी हिस्ट्री बात आ गई। कांग्रेस की आलाकमान नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद पर नॉमिनेशन करवाए, लेकिन ये बात इंदिरा गांधी को उचित नहीं लगा। इंदिरा गांधी को लगा कि ये नीलम संजीवा रेड्डी से हमारी मानसिकता नहीं मिल सकती है और सही ढंग से मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ये हमारी फ्रीडम नहीं रहेगी। तो उन्होंने बीबी गिरी को नॉमिनेशन करवाया। पहली दफा एक बात ऐसा आ गया कि नीलम संजीवा रेड्डी को सरकार ने नॉमिनेशन करवाया और वो जीत नहीं पाए, और बीबी गिरी निर्दलीय रूप में फाइट करते हैं और वो जीत जाते हैं। वैसे राष्ट्रपति का चुनाव निर्दलीय रूप में ही मान लिया जाता है। इसमें दलगत जो राजनीति होती है ये इसके साथ नहीं होता है, साथ ही उसमें दल बदल भी लागू नहीं होगा। तो बीबी गिरी साहब इस परिस्थिति में निर्वाचित हुए, और बीबी गिरी साहब के साथ एक बात और आता है कि जब इन्हें उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो कहा कि हमें कार्यवाहक मत कहो, एक्टिंग मत कहो, हमें सीधा सीधा राष्ट्रपति के रूप में कहो। क्योंकि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका पूरा वेतन भत्ता राष्ट्रपति की दी जाती है, सारी सुख सुविधा राष्ट्रपति को दी जाती है। तो बन गए। बनने के बाद बीबी गिरी साहब को अंतिम दिन नॉमिनेशन के लिए उन्होंने रखा डेट। अब उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। तो एक प्रस्ताव पास हुआ कि यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश नामंजूर करते हैं इस पद को तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे। एक प्रस्ताव पास कर लिया गया। तो बीबी गिरी साहब उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति कार्यालय में जाकर ये अपना रेजिग्नेशन तैयार किए और वो त्यागपत्र को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में आए और दूसरा दिन जाकर के स्वीकार किए। यानी ये पहली घटना इस देश में आई अब तक के इतिहास में कि एक व्यक्ति अपना त्यागपत्र अपने ही स्वीकार कर रहे हैं। संजोग एक होता है कि ऐसी स्थितियां उनके साथ आ गई, और बीबी गिरी साहब ट्रेड यूनियन से भी संबंधित रहे हैं, और ये चीज इंदिरा गांधी को सबसे अधिक लाइक भी किए थे। वो जो निर्वाचित हुए उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आए, और फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में आते हैं। देश की आंतरिक आपातकाल जब लागू हुई थी तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब ही देश के राष्ट्रपति थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी ये आए 1977, और ये 25 जुलाई को शपथ लिए। इसी तारीख से अभी जितने भी राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ ले रहे हैं। ये निर्विरोध निर्वाचित भी हुए। आमराय बना ली गई नीलम संजीवा रेड्डी पर, तो यहाँ पर निर्वाचित होते, और ये लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो देश के राष्ट्रपति बने वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। उसके बाद आगे की दौर जारी हुई तो ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति के रूप में आए। ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह साहब 1982 में। आर वेंकट रमन 1987 में आए। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो सबसे ज्यादा एज के निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 में निर्वाचित होते हैं।
डॉक्टर KR नारायण फिर 1997 में यह निर्वाचित हुए। APJ अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम साहब फिर 2002 में ये निर्वाचित होते हैं। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये महिला राष्ट्रपति एकमात्र हुए हैं पाटिल, जो 2007 में निर्वाचित हुए। इसके बाद 13वां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए, बहुत ही उम्दा राष्ट्रपति के रूप में साबित हुए और प्रणब मुखर्जी 2012 में देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वर्तमान प्रधानमंत्री 14वें क्रम में आते हैं रामनाथ कोविंद, ये देश के 14वें राष्ट्रपति हुए जो 2017 में, और 17 से ये कार्यरत है। नीलम संजीव रेड्डी के बाद, नीलम संजीव रेड्डी से ही सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ले रहे हैं। ये ईयर में आप ऐसा दें, पहले राष्ट्रपति हमारे 3 मई को शपथ लेते थे, उसके बाद और भी कुछ अलग डेट में लिए, लेकिन उसके बाद से ये सभी रहे। सबसे लीडिंग वोट से जीतने वाले देश के राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी कार्यकाल के जो निर्वाचित हुए हैं 1957 में, वह 99 पर, मैं चर्चा कर चुका हूं इसका, 99% यानी एग्जैक्ट कहिए तो 99.35% से वो निर्वाचित हुए हैं। और दूसरा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 98.24% से निर्वाचित हुए हैं, 24% से। और तीसरा जो हुए हैं ये आर वेंकट रमन, ये डॉक्टर KR नारायणन, KR नारायणन 94.97% से आए, 94.97% से। इस सबसे 3 ऊपर से राष्ट्रपति जो हैं वो आए हैं। और दोबारा जो मतगणना हुई है उस मतगणना में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति DV गिरी थे, क्योंकि उसमें कांटे की काफी टक्कर थी संजीवा रेड्डी के साथ, तो यहाँ पर दूसरी वरीयता चक्र में वो निर्वाचित हुए। ये हमारे देश के राष्ट्रपति अब तक 14वें व्यक्ति के क्रम में ये आ रहे हैं। और क्वेश्चन व्यक्ति के क्रम ही पूछता है। PPSC ने 2 बार राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि व्यक्ति के क्रम में वर्तमान राष्ट्रपति कैमे क्रम में आते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आधार आता है। अब हम आगे देखिए, कुछ बात राष्ट्रपति के संदर्भ में रिकॉर्डिंग बात आती है। 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले नीलम संजीवा रेड्डी, आपातकाल के दौरान, आंतरिक आपातकाल के दौरान देश के प्रधानमंत्री फखरुद्दीन अली अहमद, और 1971 में पाक आक्रमण के समय DV गिरी, 1962 की चीन आक्रमण के समय भारत के राष्ट्रपति, वहां पर दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, वहां पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ये आए। अघोषित कारगिल युद्ध के समय डॉक्टर KR नारायणन देश के राष्ट्रपति थे। ये सब क्रम को ध्यान में रख करके आप चलेंगे। अब मैं आगे चलता हूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है, वो कैसे होता है, इसको ऐसे देखिए, इसको हटाएं। भारतीय संविधान 61 में एक्ट 61 कहता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाकर इनके पदमुक्त कर दिया जाएगा। यह महाभियोग लाने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को है, अर्थात संसद को है। और इस संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन को यह समान अधिकार है। यदि एक सदन पारित करेगा, दूसरा सदन पारित नहीं करेगा, तो प्रस्ताव पास नहीं होगी। यही समानता ही बात को दर्शाता है। लेकिन दोनों सदन में से कोई भी सदन यदि इस प्रस्ताव को लाएगी तो
उस सदन के कुल सदस्य का 1/4 सदस्य लिखित रूप से अपने पीठासीन पदाधिकारी को देंगे। अर्थात यदि मान लिया जाए लोकसभा पहले सदन होती है, लोकसभा के टोटल सदस्य का 1/4 सदस्य लिखित रूप से लोकसभा के अध्यक्ष को जानकारी देगा और 14 दिन की पूर्व सूचना दिया जाएगा राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति को कहा जाएगा कि आप क्या आधार है जिस आधार से आप हटा रहे हैं। कारण उल्लंघन शब्द की परिभाषा संविधान के भीतर नहीं है। अब तक इसकी चर्चा भी नहीं हुई, आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अब तक किसी राष्ट्रपति को महाबुलाए रहिए। तो यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है तो कुछ परिभाषाएं तो होती है समय के हिसाब से, लेकिन यह उल्लंघन शब्द की नहीं है। लेकिन मर्यादा का उल्लंघन का मतलब यह है कि यदि आप इस पद के दुरुपयोग किए, गरिमा को तार तार हो गया है, ये सब तो आएगा ही। तो वहां पर महाभियोग द्वारा पद मुक्त की जाएगी। तो अध्यक्ष राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति स्वयं इस सदन में आकर सफाई पेश करेंगे लोकसभा में, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। पहला सदन में उपस्थिति होने की इनकी बाध्यता नहीं है, लेकिन चाहे तो आपको सफाई पेश करने के लिए आइए, स्वयं या प्रतिनिधि को भेज दीजिए। यदि इनकी इस सफाई से यह सदन संतुष्ट नहीं होता है तो यह सदन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगी। पारित करने के बाद चली जाएगी अभी दूसरा सदन में। दूसरा सदन सबसे पहले एक समिति गठन करती है कि राष्ट्रपति पर लाया गया आरोप कहां तक सही है। समिति वेरीफाई किया कि राष्ट्रपति पर आरोप कहां तक सही है। यदि समिति इस बात को सिद्ध कर देती है कि नहीं, राष्ट्रपति पर लाया गया आरोप सही है, तो दूसरा सदन मान ले कि यह है कि सदन के जो सभापति होंगे यह राष्ट्रपति से मिलेंगे और राष्ट्रपति को एक डेट तय करेंगे। इस डेट को इनको राष्ट्रपति को आना पड़ेगा। यहां पर दूसरी सदन में राष्ट्रपति की उपस्थिति बाध्यता होती है। यदि राष्ट्रपति के सफाई से यह सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो यह सदन भी अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। पारित करने के बाद जैसे ये प्रस्ताव पारित होता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देते हैं और उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी हो जाने से सभी लोकसभा सदस्य को जानकारी दे दिया गया, लोकसभा सदस्य को जानकारी दे दिया गया कि महामहिम का त्यागपत्र हो गया। और राज्यसभा के सभापति ऑलरेडी उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑलरेडी इनकी जानकारी से राज्यसभा को भी जानकारी हो जाती है कि महामहिम का त्यागपत्र हो गया। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया नहीं गया। संसद की इस अधिकार को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है और अर्ध न्यायिक काफी जुडिशरी मैटर हो जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या अधिकार के नाम से संसद को जाना जाता है और यहाँ पर निष्पक्ष भूमिका के साथ संसद अपनी बात को रखती है, प्रस्ताव पास करती है और इसे पदमुक्त करने की बात रखी गई है। अब इस राष्ट्रपति के बाद जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनका आधा वेतन के रूप में उनका पेंशन दी जाती है। दूसरा चीज आ जाता है 5 लाख रुपया वार्षिक वेतन मिलता है। 5 लाख रुपया उनका मासिक वेतन मिलता है, मासिक वेतन मिलता है और ये प्रत्येक मंथ उनको शेड्यूल टाइम पर मिल जाएगा। भारत के संचित निधि से इनकी वेतन दी जाती है भारत में। उसके बाद उनके निवास स्थल के रूप में राष्ट्रपति भवन है। शिमला में उन्हें प्रवास के दौरान वो शिमला में भी उनका एक विशेष रूप से आवास का व्यवस्था की गई है। हैदराबाद में भी इनके आवास की व्यवस्था है। तो देश के राष्ट्रपति हैं, इन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी दी जाती है और वो प्राप्त करने के हकदार होते हैं। 340 कमरे की राष्ट्रपति भवन है, ये इनकी सेवा में होती हैं। बहुत सारे स्टाफ होते हैं, सरकार की एक बजट होती है जिस पर खर्च होती है। फिर सारी फैसिलिटी खाना पीना तक ये देश की भार होती है, देश के खर्च को उठाते हैं। ये सारी सुख सुविधा राष्ट्रपति के नाम से। तो अब आप हमें जहाँ तक प्रयास किए हैं, इस क्षेत्र से जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो सारी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, फिर जो भी आपके सुझाव की आवश्यकता पड़ेगी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसे सुझाव आवश्यकता के अनुसार लाते रहेंगे। अभी हम चलते हैं, फिर दूसरे वीडियो के साथ हम फिर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।